Hello everyone, welcome to my channel SSR Physics is just the concept of the video। पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर यानी कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन के छोटे छोटे 6 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज जो हमारा 7 पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से बहुत सारी क्वेश्चन बनेंगे और अभी तक जो 6 पॉइंट बने थे उनकी कंपैरिजन में वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी को इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। देखिए पॉइंट नंबर जो 7वां है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर, यानी कहने का मतलब यहाँ पे 2 मिरर दिए हुए होंगे और उनके बीच में एंगल दिया हुआ थीटा, ये आपको गिव्स होगा। मैंने यहाँ लिख दिया है कि मिरर नंबर फर्स्ट है उससे ऑब्जेक्ट है वो अल्फा एंगल पे है और मिरर नंबर जो 2 है उससे ऑब्जेक्ट है वो बीटा एंगल पे है और इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। तो अब इन दोनों मिरर से इस ऑब्जेक्ट की टोटल कितनी इमेज बनेगी ये अपन को कैलकुलेट करनी है, ये हमारा है वो हेडिंग है। तो यहाँ लिखा हुआ 7 पॉइंट नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर, और यहाँ पे हम इस प्रकार के क्वेश्चन को यानी किस प्रकार सोल्व करना है इसको हम 3 तरीके से सोल्व करेंगे। तो हमारे पास नंबर फर्स्ट जो हेडिंग है, मेथड नंबर पहला फॉर्मूला कंसेप्ट है। ये जो है डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे है। यहाँ लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि थीटा इज एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर, यानी 2 दर्पणों के बीच में कोण आपको थीटा दिया हुआ है और आपको है टोटल इमेज कैलकुलेट करनी है। यहाँ से देखिए केस नंबर पहला 360 अपॉन थीटा, जो 2 दर्पणों के बीच में कोण दिया हुआ है उसको 360 से डिवाइड करना है, यानी कि 360 अपॉन थीटा। ये जो मान आया n, इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर, अगर 360 में 2 दर्पणों के बीच में दिए हुए एंगल का अगर भाग देने पर कोई संख्या n आती है और वो अगर n है वो इवन नंबर है, देन नंबर ऑफ इमेज m इज इक्वल टू n-1। उस कंडीशन के अंदर बनने वाली टोटल जो इमेज होगी, यहाँ पे स्मॉल m है वो इमेज को शो कर रहा है, वो होगा n-1। ये जो मान आया है उसमें से एक लेस कर देना है। यूजफुल फॉर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि दोनों दर्पणों के बीचों बीच में ऑब्जेक्ट हो या किसी एक मिरर के पास में तथा दूसरे से दूर हो, दोनों के लिए ये फॉर्मूला यूजेबल है। आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले जो दोनों मिरर के बीच में एंगल दिया हुआ है उसको 360 के अंदर क्या करना है, भाग देना है। वैल्यू आ जाएगी स्मॉल n और उस स्मॉल n को आपको देखना है, अगर वो नंबर इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज m इज इक्वल टू करना है n-1। अगर यही नंबर आ जाता है ओड नंबर यानी विषम संख्या, यहां देखिए केस नंबर 2 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल n, इफ n इज इक्वल टू ओड नंबर, यानी कि ये संख्या विषम आ जाती है तो वापस इसमें 2 सिचुएशन बनेगी, नंबर 1 सिमेट्रिकल और नंबर 2 है अनसिमेट्रिकल। उस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों मिरर के बीचों बीच में है या किसी एक मिरर की तरफ है। अगर दोनों के बीचों बीच में है तो वापस ये वाला कंसेप्ट लागू हो जाएगा। अगर सिमेट्रिकल है तो स्मॉल m यानी नंबर ऑफ इमेज है वो n-1 हो जाएगा, और अनसिमेट्रिकली है तो नंबर ऑफ इमेज स्मॉल m है वो डायरेक्ट 360 के अंदर थीटा का जो हमने भाग दिया वही वैल्यू बन जाएगी। थर्ड केस है 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू स्मॉल n। अगर 360 में थीटा का भाग देने पर नंबर मान लो आता है n एंड n इज डेसिमल नंबर, अगर ये संख्या मान लो 3.2 5.6 ऐसे अगर कोई नंबर आते हैं, देन नंबर ऑफ इमेज स्मॉल m इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट। उस सिचुएशन आपको इंटीजर नंबर है वो कैलकुलेट करना है, पीछे वाले डेसिमल नंबर को काउंट नहीं करना है। मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ इस चीज को। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर ये, मान लो 2 प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर ये M1 और दूसरा जो प्लेन मिरर है ये है नंबर 2 M2। इन दोनों के बीच में एंगल है वो 50 डिग्री का दिया हुआ है। एक और एग्जाम्पल, 2 प्लेन मिरर है और उन दोनों के बीच में ये मिरर नंबर फर्स्ट और ये मिरर नंबर 2, इसको मैंने पॉलिश कर लिया और एक दूसरा मिरर ये है। इन दोनों के बीच में एंगल है वो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले यहाँ से देखना, एग्जाम्पल से इस पूरी थ्योरी को अच्छे से समझना है।
सबसे पहले हुआ करना 360 के बट्टे में थीटा से डिवाइड करना है, यानी कि 360 इस एग्जाम्पल को पहले करते हैं तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, तो यहाँ से 50 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये 0 से 0 कैंसिल और ये वैल्यू आ गई 7। अब आपको सबसे पहले देखना है कि 7 है वो इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो जाहिर सी बात है कि 7 है वो क्या है, ओड नंबर। जैसे ही ओड नंबर का आपको पता चलता है तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि सिमेट्रिकली है या अनसिमेट्रिकली। तो इसी क्वेश्चन को, अभी ये क्वेश्चन अधूरा है, इसी क्वेश्चन में 2 केस बन जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ होता, ये ऑब्जेक्ट ये एंगल है वो 30 डिग्री और ये हो गया 20 डिग्री, और इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से इस प्रकार से दिया हुआ है, एंगल दोनों के बीच में 50 डिग्री ही है, बट ऑब्जेक्ट है वो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कंडीशन पे है। ये M1 और ये M2, ये एंगल आपको दिया हुआ है 25 डिग्री और ये एंगल भी दिया हुआ है 25 डिग्री। यहाँ देखिए दोनों मिरर है, इनके बीच में एंगल तो 50 डिग्री है, पर ऑब्जेक्ट है वो असिमेट्रिकल यानी अनसिमेट्रिकल स्थिति पर है, यानी कि फर्स्ट मिरर से वो 30 डिग्री एंगल पे है और सेकंड मिरर से वो 20 डिग्री पर है। इसलिए ये जो केस है वो ये बन जाएगा क्या, अगर अनसिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेज स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा n, और n हमारे पास में आया था 7, तो यहाँ से नंबर ऑफ इमेज बन जाएगी 7। और इस कंडीशन के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों मिरर की सिमेट्रिकल कंडीशन पे है, अर्थात दोनों के बीचों बीच में है, और दोनों के बीचों बीच में है यानी कि सिमेट्रिकल स्थिति है, तो स्मॉल m नंबर ऑफ इमेज स्मॉल m है वो हो जाएगा n-1, और n हमारे पास में मिल गया 7, ये जो आया है वो आया है n, तो ये हो जाएगा 7-1, तो ये बन जाएगा 6। अब समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, 360 में थीटा का भाग देना है, जो नंबर आता है उसको देखना है इवन नंबर है या ऑड। अगर ऑड नंबर है तो आपको पीछे कंडीशन दी हुई होगी सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कंडीशन आपको साथ में दी हुई होगी, उसमें से भी अगर सिमेट्रिकल कंडीशन है तो वापस पहले वाला इवन नंबर वाला कंसेप्ट लग जाएगा, नंबर ऑफ इमेज स्मॉल m इज इक्वल टू n-1 कर देना है, और अगर अनसिमेट्रिकल कंडीशन है तो नंबर ऑफ इमेज बन जाएगी सेम टू सेम m इज इक्वल टू n। दूसरा जो एग्जांपल है उसके अंदर 2 मिरर है और उनके बीच में टोटल एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ देखिए तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, 360 के अंदर थीटा से आपने डिवाइड किया तो ये नंबर आ गया 360 अपॉन एंगल दोनों के बीच में 60 डिग्री, तो ये से कैंसिल हो गया और ये आ गया 6। अगर आप 6 को देखना है, अब 6 है वो इवन नंबर है, तो जब 360 में थीटा का भागने में अगर नंबर इवन आता है तो उस कंडीशन के अंदर ये जो सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकली हो, नंबर ऑफ इमेज ऑलवेज होगी n-1, तो यहाँ से नंबर ऑफ इमेज स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा n, यानी कि 6 इज इक्वल टू 5। समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा पहला मेथड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 प्लेन मिरर है और उनके बीच में एंगल है, एग्जांपल और लेते हैं, 2 प्लेन मिरर है और उनके बीच में एंगल थीटा है वो आपको दिया हुआ 0 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो इस कंडीशन के अंदर 360 बट्टे में थीटा, तो ये हो जाएगा 360 बट्टा 0 डिग्री और ये वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटिव। अब रही बात कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है, इवन है या ऑड है, कुछ भी हो, चाहे अगर सिमेट्रिकल है चाहे अनसिमेट्रिकल है, चाहे इवन नंबर है चाहे ऑड नंबर है, अगर इवन नंबर हुआ तो उसके अंदर से एक कम करोगे तो इन्फिनिटिव -1 जाएगा, तो पीछे वापस क्या रहेगा, इन्फिनिटिव। और अगर ये नंबर ऑड नंबर है इन्फिनिटिव, तो भी आप क्या सोच सकते हो, 360 अपॉन थीटा बराबर अगर इन्फिनिटिव आ गया तो उसमें से ऑड नंबर है तो एक माइनस करोगे तो भी रहेगा इन्फिनिटिव, और सेम सम लिखो तो भी इन्फिनिटिव। यानी कहने का मतलब अगर 2 प्लेन मिरर एक दूसरे के समांतर है तो नंबर ऑफ इमेज क्या बन जाएगी, इन्फिनिटिव। अब हम मेथड नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये पहला मेथड था, अब सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं।
इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड नंबर 2 है वो है फॉर्मूला कंसेप्ट, सॉरी सर्कुलर कंसेप्ट, सर्कुलर। क्वेश्चन सेम का सेम, दो प्लेन मिरर होंगे और उनके बीच में कोण आपको थीटा दिया हुआ होगा और नंबर ऑफ इमेज आपको ज्ञात करनी है। इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं जिसको बोलते हैं सर्कुलर मेथड। यहां देखिएगा, ये मिरर नंबर पहला और ये मिरर नंबर दूसरा, इन दोनों के बीच में एक है ऑब्जेक्ट। मान लो ये एंगल दिया हुआ है अल्फा और ये एंगल दिया हुआ है बीटा। टोटल नंबर ऑफ इमेज ज्ञात करनी है। तब देखो ये जो मिरर है इससे अल्फा एंगल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो इस मिरर के इस साइड में है, वो अल्फा एंगल पे बन जाएगी। ये बन जाएगी इमेज नंबर फर्स्ट। ये जो मिरर है इस मिरर से अल्फा एंगल पे ऑब्जेक्ट है, तो इस मिरर के जस्ट इस साइड में अल्फा एंगल पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ये बन जाएगी अल्फा। और ये जो मिरर है इस मिरर से बीटा एंगल पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जस्ट बीटा एंगल पे इस डायरेक्शन में बन जाएगी इमेज। ये बन गई बीटा, ये बन जाएगी I2। अब वापस इस मिरर के लिए, इस मिरर के अंदर बनने वाली ये जो इमेज है वो इस मिरर के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसकी इमेज है इस डायरेक्शन में, इस मिरर के इस डायरेक्शन में बनेगी। तो इस मिरर से ये कितने एंगल पे है, ये अल्फा और प्लस अल्फा और बीटा। इस मिरर से टोटल एंगल हो जाएगा अल्फा, अल्फा और बीटा, यानी कि 2 अल्फा प्लस बीटा। तो इस मिरर से इस डायरेक्शन के अंदर ये एंगल हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये बन जाएगी इमेज नंबर 4। इमेज नंबर जो 3 है, अब इस मिरर के अंदर बनने वाली जो ये इमेज है वो इस मिरर के लिए वापस क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस मिरर के लिए ये जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जो एंगल है, अभी ये जो इमेज बनी थी वो इस मिरर के लिए वापस क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये एंगल है अल्फा, ये बीटा और ये बीटा। इस मिरर से अल्फा बीटा बीटा यानी कि अल्फा प्लस 2 बीटा पे जो इमेज बनी है वो इसके इस डायरेक्शन में बन जाएगी, यानी कि इस मिरर से वापस कितने एंगल पे, अल्फा बीटा बीटा, यानी कि अल्फा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, कंडीशन पे वापस इमेज बन जाएगी। इसको मैंने बोलूँगा मैं I3। वापस ये जो इमेज बनी है ये इमेज इस मिरर के लिए वापस बन जाएगी ऑब्जेक्ट। और इस मिरर से ये जो एंगल है यहाँ से लगा करके यहाँ है अल्फा प्लस 2 बीटा, और उसके अंदर ये दोनों काउंट हो जाएंगे, तो हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, और साथ में अल्फा और बीटा दोनों जुड़ेंगे तो अल्फा और अल्फा 2 अल्फा और 2 बीटा और बीटा हो जाएगा 3 बीटा। तो यहाँ से इस मिरर से इस डायरेक्शन के अंदर टोटल जो एंगल होगा वो हो जाएगा तो अल्फा और अल्फा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा यानी कि 3 बीटा। इस इमेज को मैं बोलूँगा इमेज नंबर 6। वापिस ये जो इमेज बनी है ये वाली इमेज 2
2 अल्फा प्लस बीटा, ये इमेज वापिस इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और ये एंगल है 2 अल्फा प्लस बीटा और ये टोटल जो एंगल होगा इतने एंगल इस डायरेक्शन के वापिस इस मिरर के लिए जो इमेज बनी है वह इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और वापस यहाँ पे इमेज बनाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा और साथ में ये अल्फा प्लस बीटा जोड़ेगा तो 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा और बीटा 2 बीटा। तो इस मिरर से वापस यहाँ पे एक इमेज बनेगी और वो इमेज होगी कितना 2 अल्फा प्लस अल्फा यानी कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इस तरीके से इमेजें बनती जाएगी। ये जो मेथड है, पहला वाला जो फॉर्मूला बेस्ड मेथड था उसके अंदर सिर्फ अपन इमेज बता सकते थे, जबकि इस मेथड से अपन कौन से मिरर से कौन सी इमेज है वो कितने एंगल पर स्थित होगी ये भी हम बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसके अंदर पूछा जाता है कि प्रथम मिरर से कितने डिग्री एंगल पर थर्ड इमेज बनेगी, तो ये फॉर्मूला है वो समझ में आएगा तो ये संभव है। तो अब देखिए ये जो मिरर नंबर हो गया फर्स्ट, यहाँ देखिए ये मिरर नंबर हो गया फर्स्ट और ये हो गया मिरर नंबर 2। मिरर नंबर फर्स्ट से पहले जो इमेज बनी है वो अल्फा एंगल पे बन गई और मिरर नंबर 2 है वहां से जो दूसरी इमेज उसके लिए इमेज है वो बन गई बीटा एंगल पे। वापिस मिरर नंबर जो फर्स्ट है उससे दूसरी जो इमेज बनी है वो बनी है अल्फा प्लस 2 बीटा और मिरर नंबर 2 है उससे बनी है 2 अल्फा प्लस बीटा। वापिस मिरर नंबर फर्स्ट से जो तीसरी इमेज बनी है वो बनी है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा और यहाँ से मिरर नंबर 2 से जो थर्ड इमेज बनी है वो बनी है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। इस तरीके से इमेजें बनती जाती है। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये एग्जाम्पल 2 प्लेन मिरर और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट, ये मिरर नंबर फर्स्ट और ये मिरर नंबर 2। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। तब आपको टोटल नंबर ऑफ इमेज और कौन से मिरर से कौन सी इमेज है वो कितने एंगल पर बनेगी ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो इसी से देखो पहली जो इमेज बनेगी वो अल्फा, ये हो गया M1 और ये हो गया M2। फर्स्ट मिरर से यहाँ पे दिया हुआ है एंगल 30 डिग्री तो यहाँ से डायरेक्ट अल्फा तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 30 डिग्री पे और यहाँ से बन जाएगा 20 डिग्री पे। वापिस दूसरा है अल्फा प्लस 2 बीटा और अल्फा यहाँ 30 डिग्री तो 30 प्लस 2 इंटू यानी कि आ गए 70 डिग्री। 2 अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा यहाँ पे 30 और 30 60 और 20 ये आ जाएगा 80 डिग्री। नेक्स्ट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा तो 3 अल्फा यानी कि 3 और 3 30 90 प्लस 40 यानी कि 130 डिग्री। और उससे अगले वाली इमेज यहाँ बनेगी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा तो 2 अल्फा 30 60 और 60 120 120 डिग्री। इसमें आगे और अगर सोल्व करें तो यहाँ से क्या हुआ कि हमें 3 इमेज यहाँ से बनाई है और 3 इमेज यहाँ से बनाई है और अगर इमेज अगर बनाए तो ये जो इमेज बनी है वो इस मिरर के लिए वापस क्या बन जाएगी ऑब्जेक्ट बन जाएगी और इसकी जो इमेज है यहाँ बनेगी। तो ये एंगल टोटल हो गया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा और उसके अंदर अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो ये जो नेक्स्ट जो इमेज है वो यहाँ बन जाएगी और ये जो टोटल एंगल है वो हो जाएगा 3 अल्फा 2 बीटा तो ये हो जाएगा 4 अल्फा, दूसरे कलर से लिखता हूँ, यहाँ से हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 3 बीटा।
और ये जो इमेज बनी है इस मिरर के लिए, ये इस मिरर के लिए वापस बन जाएगी ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज बनेगी यहाँ पे। तो इस साइड में वापस इमेज बनेगी इस मिरर से और ये जो एंगल टोटल होगा वो होगा यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है और उसके अंदर ये दोनों एंगल है वो ऐड हो जाएंगे। तो 2 अल्फा और अल्फा हो जाएगा 3 अल्फा। तो ये हो जाएगा 3 अल्फा 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा और ये 3 बीटा प्लस बीटा 4 बीटा प्लस 4 बीटा। तो अगर हम इसको अगर आगे बढ़ाए तो इस जो नेक्स्ट जो इमेज है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा से जो अगली वाली इमेज है वो हो गई है 3 अल्फा प्लस 4 बीटा और यहाँ पे जो इमेज है वो आ गई है 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब यहाँ देखिए आगे और अगर मान पुट करें तो यहाँ से है नेक्स्ट इमेज बनेगी 3 अल्फा प्लस 4 बीटा। तो 3 और अल्फा का मान यहाँ से दिया हुआ 30 डिग्री प्लस 4 इंटू बीटा ही दिया हुआ है यहाँ 20 डिग्री। तो ये हो गया 90 और यहाँ से हो गया 80 और 90 170 डिग्री। और यहाँ मान पुट करें तो 4 इंटू अल्फा यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है प्लस 3 बीटा। तो 3 इंटू बीटा और बीटा की वैल्यू 20। तो यहाँ से हो गया 120 प्लस यहाँ हो गया 60, यहाँ हो गया 180। तो अब ये हो गया 180 डिग्री। यानी कि फर्स्ट मिरर से पहली इमेज बनेगी वो 30 डिग्री एंगल पर बनेगी और फर्स्ट मिरर से जो दूसरी इमेज बनेगी वो 70 डिग्री बनेगी, तीसरी इमेज है वो 130 डिग्री एंगल पर बनेगी और चौथी इमेज है वो 170 डिग्री एंगल पर बनेगी। और दूसरे मिरर से जो पहली इमेज वो 20 डिग्री पे, दूसरे मिरर से जो दूसरी इमेज है वो 80 डिग्री पर और दूसरे मिरर से तीसरी इमेज है वो 120 डिग्री पर और इससे नेक्स्ट इमेज है 180 डिग्री पे। यानी कि अब यहाँ पे ये आपके कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि ये टोटल इमेज कब तक बनानी है। जब यहाँ मैं लिख देता हूँ ये तब तक इमेज काउंट करे जब तक थीटा ग्रेटर देन एंड इक्वल 180 न हो जाए। व्हाट्सअप लैंग्वेज है, समझ में आ रहा होगा। जिस कंडीशन के अंदर कोई भी एंगल, ये जो एंगल आ रहे हैं वो थीटा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 180, जब भी थीटा 180 डिग्री या उससे ज़्यादा प्राप्त हो जाता है उस कंडीशन में वो इमेज कैलकुलेट नहीं होगी। इस मेथड को यूज करने के लिए बड़ा अच्छा मेथड है। इससे नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी यह भी पता कर सकते हैं और कौन सी इमेज किस मिरर से कितने एंगल पर बनेगी वह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पर ये मेथड तब यूज में लेना है जब इस मेथड के अंदर उस इमेज को काउंट नहीं करना है जिस इमेज के लिए एंगल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 180 हो जाए। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से मालूम पड़ रहा है कि ये एंगल है वो 180 आ गया, इसलिए इसको काउंट नहीं करना है। अब आप टोटल नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट करो तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 टोटल इमेज बन गई 7। अब इसी को अपन पहले वाले फॉर्मूले मेथड से अगर सोल्व करें तो दो प्लेन मिरर है और उनके बीच में जो एंगल दिया हुआ है 30 और 20 क्या दिया हुआ है 50 डिग्री। अब यहां से अपन क्या करते थे 360 बटे में थीटा यानी 50 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 7 और 7 है वो क्या है ओड नंबर है। और जब ओड नंबर होते हैं तब हम देखते हैं कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो यहाँ से वापस स्पष्ट रूप से मालूम पड़ रहा है कि ये जो सिचुएशन है वो क्या है अनसिमेट्रिकल है और अनसिमेट्रिकल की कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ इमेज है वो डायरेक्ट क्या होता है स्मॉल m इज इक्वल टू n। तो यहाँ से इमेज टोटल कितनी प्राप्त होगी 7 जो कि यहाँ पे प्राप्त हो रही है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऑलरेडी ये हमारे पास में मेथड है तो फिर ये मेथड यूज क्यों
ले रहे हैं, पर इस मेथड से सिर्फ एंड सिर्फ अपन नंबर ऑफ इमेज ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो मेथड है इससे कौन सी इमेज किस एंगल पर बनेगी ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बड़ा आसान मेथड है, पर ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ इमेज का कोई भी एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा या बराबर हो, उस कंडीशन में उस इमेज को कैलकुलेट नहीं करनी है। ये मेथड है। इससे भी एक और आसान मेथड है, उसकी तरफ हम जाते हैं। एक बार इसको नोट कीजिएगा ये एग्जांपल सहित। अब हम बात करेंगे तीसरा मेथड है। हर एक कोई नया मेथड है, कुछ नया सिखा के जाएगा। पहले वाले मेथड फॉर्मूला बेस से उससे सिर्फ एंड सिर्फ हम नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट करते थे, और दूसरे वाले मेथड से हम नंबर ऑफ इमेज के साथ साथ में कौन सी इमेज किस एंगल पर बनेगी ये भी कैलकुलेट कर पाते हैं। अब तीसरा जो मेथड है वह है क्रॉस मेथड, क्रॉस कंसेप्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा सिंपल मेथड, हर कोई कर लेगा इससे। देखिए ये मान लो दो मिरर है, एक मिरर ये और एक मिरर ये M1 ये M2। यहाँ पे पॉलिश किया हुआ पार्ट और ये पॉलिश किया हुआ पार्ट। इन दोनों के बीच में यहाँ पे रखा है एक ऑब्जेक्ट। ये एंगल दिया हुआ है अल्फा और ये एंगल दिया हुआ है बीटा। आपको बताना है कि नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी और कौन सी इमेज कितने एंगल पर बनेगी। तो यहाँ से सिंपल सा मेथड है क्रॉस मेथड। ये लिखो सबसे पहले मिरर नंबर 1 और यहाँ पे मिरर नंबर 2। अब मिरर नंबर 1 से यहाँ पे लिख दो एंगल अल्फा है ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ से पहली जो इमेज बनेगी वो मिरर नंबर 1 से अल्फा एंगल पर बनेगी, और मिरर नंबर 2 से जो इमेज बनेगी वो बनेगी बीटा एंगल पर। अब इन दोनों का करवाओ क्रॉस, इन दोनों का करवाया क्रॉस, और इन दोनों के बीच में आपन को इन दोनों एंगल को जोड़ना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अर्थात टोटल एंगल को यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद में ये जो बीटा है उस बीटा के अंदर अल्फा प्लस बीटा को जोड़ देना है। तो अल्फा प्लस बीटा को बीटा में जोड़ूंगा तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसमें अल्फा जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा। वापिस एक बार आपको क्रॉस करवाना है और बीच में वापिस लिख देना है आपको अल्फा प्लस बीटा, और वापिस इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा को जोड़ना है। तो यहाँ से 2 अल्फा और अल्फा हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, और इस साइड के अंदर वापिस अल्फा प्लस बीटा को इसमें जोड़ना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। वापिस इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है और यहाँ पे लिख देना है अल्फा प्लस बीटा। इसको इसके अंदर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, और इसको इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 3 बीटा। अब ये कंसेप्ट इस तरीके से लागू कब तक करना है, ये कंसेप्ट तब तक, यहाँ 2 बातें लिखता हूं। केस नंबर पहला और केस नंबर 2। इस मेथड को यूज में लेते समय इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर पहला, वापिस सेम टू सेम, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 180 एंड 360 डिग्री। Very important addition of यहाँ देखिए ये 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। थीटा
ग्रेटर देन इक्वल टू 180। इससे पहले वाले मेथड का वापिस से कंसेप्ट आ रहा है। अगर ये जो एंगल प्राप्त हो रहे हैं इनमें से कोई भी कोण अगर थीटा के बराबर या x थीटा है वो 180 डिग्री के बराबर या बराबर प्राप्त हो जाए, उस कंडीशन में आपको इमेज कैलकुलेट नहीं करनी है। और दूसरा जो केस है कि एडिशन ऑफ 3 एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है, इन तीनों चीजों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है। जोड़ने पर ये तीनों का अगर योग 360 डिग्री प्राप्त हो जाए, उस कंडीशन में आपको समझना है कि ये और ये दोनों इमेज एक दूसरे को ओवरलैपिंग करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि दोनों इमेज एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी। उस कंडीशन में 2 इमेज कैलकुलेट नहीं होगी, केवल एक इमेज कैलकुलेट होगी। और ये कंसेप्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी और इस कंडीशन के अंदर इमेज ओवरलैपिंग करेगी या नहीं करेगी, तो ये मेथड काम में आएगा। पहला वाला जो मेथड था फॉर्मूला बेस्ड, वो सिर्फ एंड सिर्फ नंबर ऑफ इमेज को बताता था, और जो दूसरा मेथड है वो नंबर ऑफ इमेज के साथ साथ में कौन सी इमेज किस एंगल पर बनेगी ये भी बताता था। पर दूसरा मेथड ये नहीं बताता था कि इमेज ओवरलैपिंग करेगी या नहीं करेगी, जबकि तीसरा जो मेथड है वो नंबर ऑफ इमेज बताएगा और कौन सी इमेज किस एंगल पर बनेगी ये भी बताएगा, और साथ ही साथ बताएगा कि इमेज ओवरलैपिंग करेगी या नहीं करेगी। तो ये जो कंडीशन है, ये जो एंगल 3 एंगल प्राप्त हो रहे, इन तीनों का अगर योग 360 डिग्री हो जाए, उस कंडीशन के अंदर दोनों इमेजें ओवरलैपिंग करेगी और दोनों इमेजें ये और ये दोनों कैलकुलेट न करके केवल एक इमेज कैलकुलेट की जाएगी। इसको एग्जांपल से अपन समझते हैं। चलिए, तो यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल, ये दोनों फॉर्मूले, दोनों कंसेप्ट लगे, ऐसे 2 एग्जांपल लेते हैं। ये मिरर नंबर 1 और ये हो गया मिरर नंबर 2, यहां से पॉलिश किया हुआ। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट है। ये एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री और ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तब अपन को नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी ये कैलकुलेट करना है, और कौन सी इमेज किस एंगल पर बनेगी और इमेज ओवरलैपिंग करेगी या संपाती होगी या नहीं होगी, ये बात बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये हमारा अल्फा बन जाएगा, ये मिरर नंबर पहला, ये मिरर नंबर दूसरा, इससे ये एंगल अल्फा दिया हुआ 25 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। इन दोनों का क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे तो इन दोनों का बीच में एडिशन करेंगे तो ये 45 और 20 ये हो जाएगा 70 डिग्री। इस 70 डिग्री को 45 डिग्री के अंदर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 115 डिग्री, और इसको जोड़ेंगे तो यह जाएगा 95 डिग्री। वापिस इन दोनों का क्रॉस करेंगे और बीच में लिख देंगे वापिस 70 को इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70 140, ये हो गया 95 और ये 70 5 165, तो ये हो गया 165 और इसको जोड़ेंगे तो 70 और ये 185। अब यहाँ से देखिए, मैंने बोला था पहला कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 180, जब भी थीटा 180 के बराबर या बड़ा हो जाए उस कंडीशन में इमेज आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, ये इमेज आपको काउंट नहीं करनी है। तब नंबर ऑफ इमेज कितनी बन गई, 1 2 3 4 और ये 5।
समझ में आ गया होगा। अब अपने पहले वाले मेथड से सोल्व करें तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बेस से अगर सोल्व करें तो ये मिरर और ये मिरर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है 70 डिग्री का, ये दिया हुआ है 45 और 25 और 45 70 डिग्री हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज के लिए 360 बट्टा ये हो गया 0, ये कैंसिल हो गया। और 7 का अगर 36 के अंदर भाग दे तो चला जाए कितनी बार, 5 बार, और पीछे बचा 1 आया 0 10 यानी पॉइंट समथिंग। ये वापस आ गया थर्ड वाला कंसेप्ट। पहले मेथड का तीसरा जो केस है वो आ गया कि अगर डेसिमल पार्ट आता है तब आपको इंटीजर पार्ट काउंट करना है, और इंटीजर पार्ट यहाँ पे 5, तो ये 1 2 3 4 और 5 इमेज बन गई। ठीक है, उसके बाद में एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। यही क्वेश्चन 2 मिरर है जबकि ये भी है 45 डिग्री पे, ये है 45 डिग्री पे और ये भी है 45 डिग्री पे, दोनों मिरर है और एक दूसरे से 45 डिग्री पर उपस्थित है। अब अपन को नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है और एक दूसरे के है वो ओवरलैपिंग होगी या नहीं ये भी बताना है। तब यहाँ से देखिए ये मिरर नंबर 1 और ये मिरर नंबर 2, पहला जो है इमेज बनेगा वो 45 डिग्री पे बन जाएगा और ये बन जाएगा 45 डिग्री पे। इन दोनों का अगर क्रॉस करवाए तो ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एडिशन हो जाएगा 90 और इसको 90 में जोड़े तो ये हो जाएगा 135 और ये भी हो जाएगा 135। वापिस इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो बीच में आ जाएगा 90। अब ये जाहिर सी बात है 135 और 90 में जोड़ूंगा तो ये 180 से कोण अधिक होने वाला है, और जैसे ही 180 से अधिक हो जाएगा इसको काउंट नहीं किया जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तब भी 90 क्रॉस है तो इसलिए 180 डिग्री क्रॉस कर जाएगा, उस कंडीशन में भी इसको काउंट नहीं करना है। अब यहाँ पे इमेज बन रही है 1 2 3 4 पर अगर अपन फॉर्मूला मेथड से सोल्व करें पहले वाले कंसेप्ट से तो 2 अगर प्लेन मिरर है वो 90 डिग्री के कोण पे है तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए 360 बट्टे में थीटा 90 डिग्री करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है और ये हो जाता है 4, और 4 है वो क्या है इवन नंबर है, और जब इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज है वो n-1 यानी क्या हो जाती है 3, जबकि यहाँ पे आंसर आ रहा है 4। तब मैंने बोला था कि इस मेथड को काम में लेते वक्त इस चीज को ध्यान रखना है, एडिशन ऑफ 3 एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री जब हो जाता है तो वो क्या करेगा ओवरलैपिंग करेंगे, एक दूसरे की ऊपर इमेज बनेगी। तब यहाँ पे इन 3 एंगल को आप देखो 135 और 90 डिग्री, इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो 5 5 0 और 13 और 13 26, 26 और 9 यानी कि 36, 360 डिग्री। अर्थात ये जो 2 इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर बन जाएगी और वो 2 इमेज कैलकुलेट न होकर के केवल एक इमेज कैलकुलेट होगी, इसलिए नंबर ऑफ इमेज बन जाएगी 1, ये 2 और इन दोनों को 1 कैलकुलेट किया जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ इमेज बन जाएगी 3। तो ये 3 मेथड है। आज की जो हमारी हेडिंग थी वह थी नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर, 2 समतल दर्पणों के बीच में अगर थीटा कोण दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी। हमने 3 तरीके से इसको समझा। नंबर पहला जो था वो फॉर्मूला मेथड था, उस फॉर्मूला मेथड से कुछ नहीं बता सकते, सिर्फ एंड सिर्फ नंबर ऑफ इमेज बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा मेथड था वो सर्कुलर मेथड था। सर्कुलर मेथड के अंदर ध्यान क्या रखना है, जब भी इमेज प्राप्त करते हो तब अगर थीटा कोई भी एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा या बराबर प्राप्त हो जाता है उस कंडीशन में उस इमेज को काउंट नहीं करना है।
और इससे अपन इमेज ओवरलैपिंग हो रही है वो नहीं बता सकते, बट कितनी इमेज बन रही है और कौन सी इमेज है वो किस एंगल पर बन रही है ये बता सकते हैं। तीसरा जो मेथड है वो क्रॉस मेथड है, और इस मेथड से कौन सी इमेज किस एंगल पर बनेगी, कितनी इमेज बनेगी और इमेज है वो ओवरलैपिंग करेगी या नहीं करेगी ये भी बता सकते हैं। पर इस कंसेप्ट को यूज करते समय दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस वापस कंसेप्ट के अंदर अगर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 180 डिग्री आ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर इमेज को काउंट नहीं करना है, और साथ ही साथ अगर तीनों एंगल का अगर योग अगर 360 डिग्री आ जाता है तब भी ये इमेज है वो ओवरलैपिंग कर जाएगी, और उस कंडीशन में दो इमेज काउंट न कर केवल एक इमेज काउंट की जाएगी। और भी ये जो है इसके अलावा 2-3 और केस है, उसको अदर केस है उसको अपन डिस्कस करते हैं, वो बहुत अच्छे किस्म में आएगा। यहाँ देखिए लेते हैं, यहाँ देखिए सम स्पेशल केस, दो केस वेरी इंपॉर्टेंट है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां देखिए दो प्लेन मिरर है, एक ये वाला और एक दूसरा प्लेन मिरर है ये वाला, दोनों पॉलिश किए हुए। इन दोनों के बीच में यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, तब अपन को नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है। तो यहां देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां से एक रे है वो इस डायरेक्शन में जाएगी और रिफ्लेक्टेड होकर के वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी। अगर इस रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वो इस पॉइंट पर कट करेगी और यहां बन जाएगी इसकी इमेज। ये अगर मिरर नंबर फर्स्ट है और ये मिरर नंबर 2 है तो ये इमेज बन जाएगी I1। एक रे इस डायरेक्शन में गई, रिफ्लेक्ट ये रे इस डायरेक्शन में गई और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के यहाँ चली गई, और प्लेन मिरर है इसलिए वो मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगी। और एक रे है वो डायरेक्ट इस डायरेक्शन में चली गई होगी और यहाँ से इस जा रही है और इस प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्टेड होकर के वापस आ गई होगी, और पीछे की ओर बढ़ाने पर इस बिंदु पर इसने भी कट किया होगा, जहां जाकर के इसकी क्या बन गई इमेज। वापस ये रे आगे जाकर के इस सरफेस से इस मिरर से रिफ्लेक्टेड होकर के, इस मिरर को मैं थोड़ा आगे ऊपर बढ़ा देता हूं, यहां से रिफ्लेक्टेड होकर के वापस इस डायरेक्शन में चली गई होगी। अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए, अगर इस रे को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वो है जाकर के इस पॉइंट पर कट करती है, और यहां से भी अगर पीछे बढ़ाई जाए, यहां से अगर पीछे बढ़ाई जाए तो यहां से जाकर के रिफ्लेक्ट वापस और पीछे की ओर बढ़ाने पर इसने इस पॉइंट पर कट किया है, ये बन गई इमेज नंबर 2। वापिस ये जो रे है वो आगे जाकर के यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के वापिस इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और पीछे की अगर और बढ़ाया जाए तो उसकी इमेज यहाँ बन जाएगी। इसको बोलूँगा मैं I3। वापिस ये रे यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के वापिस इस डायरेक्शन में जाएगी और पीछे की ओर बढ़ाने पर ये इस पॉइंट पर कट करेगी और यहाँ इमेज बन जाएगी I4। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हर बार रे है वो दूसरे मिरर से रिफ्लेक्टेड होगी और चली जाएगी, पीछे की ओर बढ़ाने पर उस दूसरे वाले मिरर की इमेज बना देगी। और इस तरीके से अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के अगर समांतर अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंगल पर है तो जो नंबर ऑफ इमेज बनेगी वो इमेज बन जाएगी इन्फिनिटी।
पर यही क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछा जाए और आप अगर आंसर अगर इन्फिनेटिव लिख के आते हो तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन था वो फॉर्मूला मेथड से करो या फिर है वो सर्कुलर मेथड से करो या फिर है वो क्रॉस मेथड से करो, किसी से भी क्रॉस सॉल्व हो जाएगा। बड़ा सिंपल है, एंगल 0 डिग्री है, 360 अपन 0 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। किंतु इसी क्वेश्चन को इस तरीके से अगर पूछा जाए, एक प्लेन मिरर ये यहां से पॉलिश किया हुआ पार्ट M1 और दूसरा जो प्लेन मिरर है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ये M1। अब अगर इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट पर अगर रख दिया जाए, ये मान लो डिस्टेंस A और ये जो डिस्टेंस है वो B, ये है ऑब्जेक्ट, ये हो गया O। अब अगर आप इसका आंसर है इस तरीके से अगर थीटा लिख के आते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर इसके रे डायग्राम की बात करें तो यहां से एक रे है वो इस डायरेक्शन में गई होगी और यहां से रिफ्लेक्टेड होकर के वो इस डायरेक्शन में गई होगी, और दूसरी जो रे है वो इस डायरेक्शन में गई होगी और यहां से रिफ्लेक्टेड होकर के वापिस लौटी होगी। इस रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए और इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में इस पॉइंट पर बन जाएगी इमेज। इसको मैं लिखूंगा M1 है इसलिए I1। ठीक इसी तरीके से यहां से एक रे है वो इस मिरर पे गई होगी और यहां से रिफ्लेक्टेड होकर के वो इस डायरेक्शन में चली गई होगी। दूसरी रे इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर पर आई होगी और यहां से रिफ्लेक्टेड होकर के वापस लौटी होगी। इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए और अगर इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इस मिरर में ये इमेज बन गई होगी I2। अब दूसरी बार अब ये रे आगे ऐसा कोई पृष्ठ नहीं है जहां पे ये रिफ्लेक्टेड हो सके और इस रे के लिए भी आगे है वो कोई सरफेस नहीं है जहां से रिफ्लेक्टेड होकर वापस लौटे। इसलिए इस कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ जो इमेज बनेगी वो केवल बनेगी 2। क्वेश्चन तो सेम है, दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे के क्या है समांतर है, अर्थात उनके बीच में एंगल 0 है। यहाँ पर भी 0 था पर यहाँ पे दोनों मिरर है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से पड़ा था और ये जो है इसके अंदर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से पड़ा है। तो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। मिरर भले ही दोनों एक दूसरे के समांतर रहे बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है इस बात पर नंबर ऑफ इमेज डिपेंड करती है। तो स्पेशल केस था। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो नंबर ऑफ इमेज आप डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं बता सकते, आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देखनी पड़ेगी। ये जो 2 केस थे, एक तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और एक थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इन दोनों के लिए जो स्पेशल 2 केस है वो हम ले रहे हैं। ये जो केस था वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए था। अब हम बात करें थीटा है वो 90 डिग्री के लिए क्या होता है। तो 2 है वह जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है तब क्या होने वाला है, यहाँ देखिए और ये लिख देना इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड JEE। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है और अक्सर पूछा भी जाता है। ये देखिए 2 प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर ये वाला और एक ये वाला एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। ये मिरर नंबर 1 और ये जो मिरर नंबर है वो 2 है। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे है और इनके बीच में यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट है O। तब यहाँ से एक रे है वो इस डायरेक्शन में आई होगी और रिफ्लेक्टेड होकर के वो
वापिस लौट गई होगी, और दूसरी रे है वो इस डायरेक्शन में आई होगी और रिफ्लेक्टेड होकर के वो इस डायरेक्शन में चली गई होगी। इन दोनों रे को अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए और अगर इसको पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वो इस पॉइंट पर कट करती है, और यहाँ बन गई इमेज मिरर 1 है, इसलिए इसको मैंने लिखा I1। इसी तरीके से इस मिरर के लिए एक रे इस डायरेक्शन में गई और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के इस वापिस चली गई, और दूसरी रे है वो इस मिरर से रिफ्लेक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में चली गई। इन दोनों रे को वापस अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वो इस पॉइंट पर कट करती है, और यहाँ इसकी बन गई इमेज मिरर नंबर 2 है, इसलिए इसको मैंने ले लिया I2। अब यहाँ पे इस मिरर के इस ऑब्जेक्ट से आने वाली इस पॉइंट से इस साइड में जितनी भी रे जाएगी वो सारी रे रिफ्लेक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में चली जाएगी, और पीछे की ओर बढ़ाने पर सब यहाँ मिलेगी, और इस मिरर के इस साइड में जाने वाली भी इस साइड में जाएगी। किंतु अगर यहाँ से कोई रे इस पृष्ठ पे आ गई और रिफ्लेक्टेड होकर के वापस इस डायरेक्शन में अगर चली गई, मान लो कोई रे है वो इस डायरेक्शन में आ गई और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में अगर चली गई, अगर इन रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए और इस रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वो एक पॉइंट पर वापस कट कर जाती है, ये इस डायरेक्शन में गई, और यहाँ पे एक और इमेज बन जाती है I3, चाहे इस मिरर से और इस मिरर से दोनों के लिए यहाँ पे इमेज बन जाती है। और ये जो ऑब्जेक्ट और ये जो इमेज है ये सभी एक सर्कल पर स्थित होते हैं। ये है नीट का क्वेश्चन कि जब दो प्लेन मिरर है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे है, तब इस मिरर से और इस मिरर से ये जो इमेज बनेगी वो दोनों ओवरलैपिंग करेगी। वैसे देखा जाए तो टोटल 4 इमेज बन रही है, और अपन फॉर्मूला मेथड से निकाले तो 360/90, तो आंसर आएगा 4, और इवन नंबर है तो एक लेस हो जाएगा तो उत्तर आएगा 3। टोटल 3 इमेज बनेगी। तो ये ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज नंबर फर्स्ट यहाँ से बनेगी, एक यहाँ बन जाएगी, और तीसरी इमेज ये बनेगी, ये इस मिरर से भी बनेगी और इस मिरर से बनेगी, यानी कि इस मिरर से और इस मिरर से दोनों इमेज एक दूसरे की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। इसलिए टोटल 3 इमेज काउंट होगी, और ये ऑब्जेक्ट और तीनों इमेज चारों हैं वो एक सर्कल पर यानी वृत्त पर स्थित होंगे। समझी। किंतु अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से अगर पूछा जाए, इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछा जाए, ये है प्लेन मिरर और एक है ये प्लेन मिरर, इन दोनों के बीच में यहां पे है ऑब्जेक्ट, ये डिस्टेंस है वो स्मॉल a और ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल b। अब यहाँ पर भी दोनों प्लेन मिरर है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे है, पर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में यहाँ पर स्थित था और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्थित है। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी? अगर आप जनरली सोचते हो कि दोनों मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री का है और आंसर अगर आप 3 बता देते हो तो ये आंसर आपका गलत होगा। यहाँ देखिए यहाँ के ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो इसमें चेंज है। तब यहाँ से एक रे है वो इस डायरेक्शन में आई होगी, एक रे इस डायरेक्शन में आ गई होगी और एक रे है वो इस डायरेक्शन में आकर के रिफ्लेक्टेड होकर के इस डायरेक्शन में चली गई होगी। इन दोनों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए
तो वो इस डायरेक्शन में, और ये बढ़ करके इस पॉइंट पर कट करेगी और यहाँ बन जाएगी इसकी इमेज। अगर ये जो मिरर नंबर, ये अगर मिरर नंबर 1 है तो ये इमेज नंबर बन जाएगी I1। और इसी तरीके से इस मिरर के लिए एक रे है वो इस डायरेक्शन में गई होगी और रिफ्लेक्टेड होकर के वापस आई होगी, जबकि दूसरी रे है वो इस मिरर पे इस तरीके से गई होगी और यहाँ से है वो रिफ्लेक्टेड होकर के वो इस डायरेक्शन में चली गई होगी। अगर इस रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए और इस रे को अगर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो इस पॉइंट पर कट करेगी, और ये जो मिरर नंबर है वो मिरर नंबर 2 है, इसलिए इमेज बन जाएगी I2। अब इन दोनों के बीच में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों के बीच में यहाँ मिरर का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए इसके अंदर कोई यहाँ से रे रिफ्लेक्टेड नहीं होगी, जबकि यहाँ पे इस अंदर वाला पार्ट था, यहाँ से रे रिफ्लेक्टेड होकर के दोनों मिरर से यहाँ पे इमेज बन रही थी एक दूसरे के ओवरलैप पर। बट यहाँ पे मिरर का कोई पार्ट उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर थर्ड इमेज नहीं बनेगी, और इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा नंबर ऑफ इमेज के लिए 2। तब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर दो प्लेन मिरर अगर एक दूसरे के समांतर है तो नंबर ऑफ इमेज हमेशा इन्फिनिटी नहीं बनेगी। यह इस बात पर निर्भर करेगी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। और इसी तरीके से अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के अगर लंबवत है तो उस कंडीशन में भी हमेशा नंबर ऑफ इमेज 3 नहीं बनेगी। उस कंडीशन में भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है इस बात पर नंबर ऑफ इमेज डिपेंड करेगी। तो आज के लिए इतना खूब है, बाकी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।